नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले मिलती है और बिल्कुल सही सही मिलती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि रिजर्वेशन सिस्टम कैसे फॉलो होता है, प्रायोरिटीज कैसे फॉलो होती हैं। तो दोस्तों, इन सब को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। तो इस वीडियो में आज मैं सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा कि कैसे रिजर्वेशन सिस्टम और प्रायोरिटी सिस्टम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में फॉलो होती है। तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं एग्जाम्पल देकर कि किस वर्ग को कितनी सीट कैसे मिलती है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं रिजर्वेशन स्कीम पर। रिजर्वेशन स्कीम इन द सेंस कि किस वर्ग को कितने प्रतिशत सीट्स जो है वो सभी केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षित मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। अब राइट टू एजुकेशन होता क्या है, मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को 15% जो है रिजर्वेशन वो मिलता है। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति को 7.5% 7.5% रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को। अब बात करते हैं ओबीसी की, अदर बैकवर्ड कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग। इनको 27% रिजर्वेशन मिलता है केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में। अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं उनको 3% रिजर्वेशन मिलता है एडमिशन में। तो चलिए, अब बात करते हैं कि आरक्षण को कैसे लागू किया जाता है प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं वहाँ पर आरक्षण तो मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक प्रायोरिटी चलती है, एक प्राथमिकता चलती है। उसमें भी कैसे आरक्षण को ध्यान में रखकर, प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कैसे एडमिशन होते हैं, इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 100 सीट्स हैं, ठीक है। माना कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 100 सीट हैं, तो सबसे पहले 100 में से 25%, तो 100 का 25% होता है 25 सीट। मतलब 25 सीट्स जो होती हैं वो आरटीई, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निकाल दी जाती है। तो मतलब अब जो सीट बची वो 75%, मतलब 75 सीट अब हमारे लिए बची हैं। तो अब बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन होता क्या है। तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जनरल कैटेगरी को छोड़कर, एक बार फिर से, जनरल कैटेगरी को छोड़कर और भी जितने आरक्षित वर्ग हैं, मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनको एडमिशन मिलता है, ठीक है। वो भी कैसे मिलता है, इनको इनके रिजर्वेशन के आधार पर मिलता है। जैसे कि अगर ओबीसी को एससी से ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है तो ओबीसी को पहले सीट मिला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप आरटीई के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपका जो घर है, आपका जो आवास है, वो जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके 3 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। ये आवश्यक कंडीशन है, एक आवश्यक शर्त है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद, ये तो हो गई आरटी की बात। अब बात करते हैं कि 3% सीट्स जो होती हैं वो विकलांग के लिए, दिव्यांगजन के लिए, डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो चलिए, इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको सीट का उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कैसे कितनी सीट्स किस वर्ग को मिलती हैं। चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों, इस टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस तरीके से पूरा कैटेगरी 5 तक है। तो आखिर ये कैटेगरीज क्या होती हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप कॉर्नर में आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज पूरी तरीके से एक्सप्लेन वे में दूसरे वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं इंडिया में वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिविल या डिफेंस सेक्टर का, दूसरा होता है अंडर पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर का। तो पहले बात करेंगे अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर। अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयू होते हैं उनमें जो कैटेगरी 1 में आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन होते हैं। कैटेगरी 2 में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय
या फिर PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज। कैटेगरी 3 में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। कैटेगरी 4 में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट PSUs के एम्प्लॉय। और कैटेगरी 5 में आते हैं वे लोग जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते हैं, एनी अदर कैटेगरी में आते हैं, वो सब कैटेगरी 5 में लाई करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर। अब बात करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय किसी PSU या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंदर आते हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे वगैरह के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके बारे में, तो वहां पर सबसे जो पहली कैटेगरी जो होती है, पहली कैटेगरी वहां के एम्प्लॉय जो होते हैं उसी PSU या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो एम्प्लॉय होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं। कैटेगरी 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज जो है उनके एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PSUs हैं उनके एम्प्लॉय आते हैं। कैटेगरी 4 में आता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। और कैटेगरी 5 में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉय। और कैटेगरी 6 में आते हैं एनी अदर, जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते हैं और भी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, वो सब कैटेगरी 6 में आते हैं। तो दोस्तों ये बात हमने बता दी आपको कैटेगरी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने माना था कि किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से जो 25% सीट्स हैं वो राइट टू एजुकेशन के लिए रिजर्व हो गई, तो 100 में से 25% मतलब 25 सीटें निकाल दीजिए, तो अब हमारे पास बची 75 सीटें। अब 75 सीटों में से 3% जो रिजर्वेशन होता है वो दिव्यांग जन को मिलता है। तो दिव्यांग जन के लिए 3% अगर हम निकालते हैं तो बची हमारे पास 72 सीटें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल सीट यहाँ पर 30 जनरल के लिए है, 7 EWS के लिए, 19 OBC के लिए, SC के लिए 11 और ST के लिए 5। ये टोटल सीट्स हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 72 आएंगी। तो मैं आपको एक बार कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये जो है अलॉट होंगी। तो सबसे पहले अगर कैटेगरी 1 का आवेदन आता है तो उसमें से 15 बच्चे जो है वो जनरल के आए, 4 बच्चे EWS के आए, 10 बच्चे OBC के आए, 6 SC के आए और 3 ST के आए कैटेगरी 1 से। ठीक है, तो अब इनका तो एडमिशन हो गया। ठीक है, अब बची सीटें कैटेगरी 1 को लेने के बाद सीटें बची हैं कितनी? जनरल के लिए 15 बची हैं, EWS के लिए 3 बची हैं, OBC के लिए 9 बची हैं, SC के लिए 5 बची हैं, ST के लिए 2 बची हैं। अब इन बची सीटों के लिए अब कैटेगरी 2 के आवेदन को देखा जाएगा। तो अगर कैटेगरी 2 से मान लीजिए सपोज दैट कि 7 लोग मिलते हैं जनरल के लिए, एक स्टूडेंट मिलता है EWS के लिए, 4 स्टूडेंट मिलते हैं OBC के लिए, 2 SC के लिए और 1 ST के लिए। तो अब इस तरीके से फिर जनरल के लिए बचेंगी कितनी सीटें? 8 बच गई, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 बच गई। अब इन सीटों पे मान लीजिए अब OBC, SC और ST की सीटें भरी जाएंगी। तो अब क्योंकि ये OBC, SC, ST के लिए है तो यहाँ पर जनरल का तो मतलब लिया ही नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर डैश है। अब सेकंड में EWS का मान लीजिए एक आवेदन मिलता है। ठीक है, तो एक आवेदन मिलता है तो EWS का एक सीट भर गई, और OBC का 2 मिलता है तो 2 सीट OBC की भर गई, और SC का एक आवेदन मिलता है तो 1 सीट SC की भर गई, और ST से अभी कोई आवेदन ही नहीं मिलता है तो उसकी 1 सीट जो है यहाँ पर जो बची थी वो अभी भी यहाँ पर बची रह गई। और यहाँ पर देखिए कि ये जो 8 थी जनरल की वो 8 भी बची रह गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बची सीटें 2 थी EWS के लिए, उसमें से 1 भर गई तो 1 बची है। इसमें से आप देख रहे हैं OBC के लिए 5 थी तो उसमें से 2 भर गई तो 3 बची है, SC के लिए 3 थी तो 1 भर गई तो 2 बची है, और ST के लिए 1 थी तो आवेदन ही नहीं मिला, मतलब कि इस कैटेगरी से SC का आवेदन ही नहीं मिला। तो अब जो है ये इसकी 1 जो है वो बची रह गई। अब हम देखते हैं कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 के आवेदन को देखते हैं। तो कैटेगरी 3 का जब आवेदन आता है तो 8 में से 5 सीट कैटेगरी 3 से भर गई, तो बची कितनी? 3 बच गई जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो अब जो है EWS में आप देखें यहाँ पर जो है 1 सीट बची थी तो एक सीट का आवेदन आ गया EWS कैटेगरी 3 से। ठीक है, EWS का आवेदन आ गया कैटेगरी 3 से 1 स्टूडेंट का। अब यहाँ पर देखिए बची सीट 0 है क्योंकि 1 ही बची थी और कैटेगरी 3 से 1 EWS का आवेदन आ गया, तो अब यहाँ पर जो सीट बची है वो 0 बची है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ओबीसी की 3 सीटें बची थी, कैटेगरी 3 से 2 का आवेदन आ गया तो 2 का एडमिशन हो गया। अब बची है ई ओबीसी में सिर्फ एक सीट बची है। एससी में बची सीट थी 2, कैटेगरी 3 से आवेदन आ गया 1, तो 1 पे एडमिशन हो गया और बची सीट 1 है। और इस तरीके से एसटी में 1 बची थी तो कैटेगरी 3 से एसटी के लिए कोई आवेदन ही नहीं आया, तो इसलिए ये सीट जो है बची रह गई, इस पे एडमिशन अभी नहीं हुआ है। अब ये जो बची सीटें हैं ये भरी जाएंगी कैटेगरी 4 से। कैटेगरी 4 से मानते हैं कि जनरल से 2 आवेदन आ गए, तो अब 2 आवेदन आ गए तो 3 सीट बची थी, 2 आवेदन आ गए तो 2 भर गया, 1 बच गई। इधर ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे हैं कि 0 सीट बची थी, तो यहाँ पर अब ये इसमें तो फुल हो गया, इसमें भरा ही नहीं जा सकता। इस तरीके से ओबीसी में 1 बची थी तो कैटेगरी 4 से 1 सीट ओबीसी की भर गई और बचा 0। अब ये भी खत्म हो गया, अब इसमें सीट नहीं बची है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बची थी सीट कितनी, 1 सीट बची थी कैटेगरी 4 से, लेकिन एससी का कोई आवेदन नहीं आया कैटेगरी 4 से, ठीक है, कोई आवेदन नहीं आया एससी का, मतलब कैटेगरी 4 से किसी एससी बच्चे ने आवेदन नहीं किया, तो उसकी सीट अब बच गई है 1 सीट, ठीक है। और इसी तरह एसटी में भी 1 सीट बची थी, लेकिन कैटेगरी 4 से एसटी के लिए कोई आवेदन नहीं आया, तो उसकी जो है 1 सीट बची रह गई। अब ये बची सीटें भरी जाएंगी कैटेगरी 5 के स्टूडेंट से। अब कैटेगरी 5 का स्टूडेंट, जनरल के लिए 1 सीट बची थी तो एक सीट पे आवेदन आ गया, तो अब वो 1 सीट भर ली गई और अब बची है जनरल कैटेगरी में 0 सीट, सारी सीट्स भर गई। ईडब्ल्यूएस की पहले ही भर चुकी थी, तो वो कैटेगरी 5 में अब आवेदन आता भी है तो कहां भर सकते हैं, नहीं भर सकते क्योंकि पहले ही भर गई है, ठीक है। और ओबीसी में भी 0 सीट, क्योंकि पहले ही भर गई थी तो 0 सीट बची है, तो अब अगर कैटेगरी 5 से भी आवेदन आता है ओबीसी का तो वो नहीं भरा जाएगा क्योंकि पहले ही सीट फुल हो गई है। अब जो है एससी में 1 सीट बची थी और कैटेगरी 5 से मान लीजिए आवेदन आ गया एक स्टूडेंट का, वो एससी है, तो अब उसकी भी सीट भर ली गई, अब जो है बची सीट वो 0 है। और उसके बाद जो है अब एसटी में 1 सीट बची थी और कैटेगरी 5 से एसटी स्टूडेंट का जो है 1 आवेदन आ गया, तो इस तरीके से वो भी सीट फुल हो गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो हमारी जो 72 सीटें थी वो कैटेगरी वाइज और प्रायोरिटी वाइज, आरक्षण वाइज, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और प्रायोरिटीज के बेस पे भी सारी सीटें फुल हो गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्रायोरिटीज के बेस पे और आरक्षण के बेस पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप बेशक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। एडमिशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।